बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिएक्शन विद दुआ भट्ट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं दुआ भट्ट। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हस्बे रवाई चैनल में नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तिमास है कि पहले रिएक्शन विद दुआ भट्ट को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हमारी हर खबर से बाखबर रह सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दुआ वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम मोहब्बत की दास्तान आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि मोहब्बत इंसान को खूबसूरत जिंदगी भी देती है और मोहब्बत इंसान को मौत की वादियों में भी ले जाती है। बस थोड़ी सी मोहब्बत चाहिए। उस डॉक्टर की दास्तान इश्क जिसकी महबूबा को सिर्फ उसकी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए थी। सर्दी की आमद थी, दिन छोटे हो रहे थे और रातें लंबी। आज द्वार की रात थी। देहन और बाग के घने दरख्तों पर परिंदों ने बसेरा करते हुए बेपनाह शोर मचा रखा था। उस बड़ी सी हवेली का मालिक मेरा सगा भाई यूसुफ मलक, भाभी फातिमा और इनके तीनों बेटों ने मेरा इस्तकबाल इंतहाई शानदार तरीके से किया, क्योंकि मैं इनके यहाँ पहली दफा चंद दिनों के लिए बतौर मेहमान आया था। भाई यूसुफ का इम्पोर्ट का कारोबार था और वो इस सिलसिले में लाहौर जाने के लिए रेडी थे। बाहर ड्राइवर गाड़ी के लिए महू इंतजार था। भाई वालिदैन की खैर खैरियत दरियाफ्त करके बाहर निकल गए। मेरा ताल्लुक रहीम यार खान के एक छोटे इलाके से है, जहाँ ज्यादा आबादी ज़ेरी लिहाज से भी बाकी शहरों से बहुत पीछे है। जहाँ हमारी बस्ती है वहाँ रेत के बड़े बड़े टीले मौजूद है। बड़े बुजुर्ग फरमाया करते थे कि कभी ये जगह दरिया की गुजरगाह थी। जब दरिया ने रुख तब्दील कर लिया तो फिर कुछ अरसे के बाद यहाँ रेत ने टीलों की शक्ल अख्तियार कर ली। छोटी सी इस बस्ती से मैं ही था जिसने तालीम जारी रखी और अब मेडिकल कॉलेज से फाइनल ईयर के पेपर्स होते ही शेखपुरा चला आया। शादी के बाद यूसुफ की यहाँ आकर सेटल होने की बड़ी वजह भाभी फातिमा थी, क्योंकि भाभी फातिमा यतीम थी और वालिदैन की छोड़ी हुई सारी जायदाद की अकेली वारिस। इसलिए इतनी जमीनों वगैरह को संभालना और इतनी बड़ी हवेली की देखभाल करना एक औरत के बस से बाहर होता है। भाभी फातिमा अनपढ़ होने के बावजूद बड़ी सुगड़ औरत थी। अल्लाह ने इन्हें यके बाद दिगड़े 3 बेटों से नवाजा था। बड़ा बेटा 8वीं में था और बाकी 6ठी और 4थी क्लास में। साथ वाले गाँव के स्कूल में ज़ेर तालीम थे। यहाँ ज्यादातर चावल की काश्त होती है या फिर लोग माल मवेशी पालकर अपनी गुजर औकात करते हैं। यहाँ औरतें भी ज्यादातर स्याह लुंगी बांधती हैं और ऊपर से स्याह या सब्ज रंग की कमीज या कुर्ता इस्तेमाल करती हैं। जब मैं घर से रवाना हुआ था, मेरे वालिदैन ने और मुझसे छोटी बहन अरशाद ने भाभी के अलावा बच्चों के लिए भी ढेर सारे गिफ्ट पैक कर दिए थे, जो मैंने वहाँ पहुँचते ही सब में तकसीम कर दिए। लेकिन एक सोने की अंगूठी मैंने सरप्राइज के तौर पर रख ली थी कि जब वापसी होगी तो भाभी को पहनाकर चौंका दूंगा। ये नवंबर के दिन थे, सर्दी शुरू हो चुकी थी। इतवार की इस रात में एक मासूम सी लड़की शर्माती हुई कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथों में चाय की ट्रे थी जिसमें कई तरह के खाने मौजूद थे। सलाम डॉक्टर साहब, इसने कहा तो मेरे कानों में जल तरंग से बज उठे। भाभी ने इसका तारुफ करवाया। ये हमारी मुलाजमा है, शाजिया नाम है इसका, और शाजो ही सारे पुकारते हैं। माँ तो इसकी फौत हो चुकी है, मगर वालिद है वो भी नशा करता है। कभी कभी घर आ जाता है, वरना कई दिन बाहर ही रहता है। शाजो हमारे पास ही रहती है। शाजो एक चारपाई पर बैठी थी और कई दफा किन अखियों से मुझे देख चुकी थी। शाजो जाओ जल्दी से मेरे डॉक्टर देवर के लिए खालिस देसी घी का हलवा और बिरयानी भी ले आओ। भाभी ने इसे हुक्म दिया तो वो हिरनी की तरह चौकड़ियाँ भरती बाहर निकल गई। जब वो गर्मा गर्म हलवा और बिरयानी टेबल पर रख रही थी तो मैंने इसके हुस्न को गुस्ताख नजरों से देखा और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। इतनी ठंडक होने के बावजूद मेरे माथे पर पसीने के कुछ कतरे नमूदार हो चुके थे। 15-16 साल की उम्र, घने लंबे स्याह बाल, दराज कद और वो मुजस्सम हुस्न की देवी थी, मगर वो शायद अपनी खूबसूरती से बेनियाज और बेपरवाह थी। भाभी और बच्चे दूसरे कमरे में जा चुके थे। रात धीरे धीरे रेंगने लगी थी। जब वो बर्तन समेटने के लिए मेरे कमरे में आकर रुकी और चाय के कप उठाने लगी तो मैंने ना चाहते भी इसकी सुर्खो सफेद कलाई को पकड़ लिया। शाहजो प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। मारे बेबसी के चीख नुमा आवाज इसके हलक से बरामद हुई थी। जी आप। मैं वो नर्वस होकर दरवाजे को तकने लगी थी। मैंने उठकर दरवाजे की कुंडी लगा दी। वो साथ रखी कुर्सी पर बैठ तो गई थी, मगर हौले हौले कांप रही थी। मैंने इसकी जानब झुकते हुए इसकी झुकी निगाहों को देखा। मारे घबराहट के
सुनहरी पलकें इसे मजीद खूबसूरत बना रही थी। इसकी जिंदगी में ऐसा शायद पहली मर्तबा हो रहा था कि वो एक अजनबी की संगत में थी। दिल धड़क धड़क कर इसे परेशान कर रहा था, मगर वो खुद पर कंट्रोल करती रही। आंखों की गुस्ताखियां थी बढ़ती ही जा रही थी। वो सिमट कर बैठी हुई थी। काफी देर तक हमारे दरमियान खामोशी हायल रही। आप बोलती नहीं है, मैंने धड़कते दिल के साथ इसे छेड़ा, क्योंकि ये मेरा भी किसी लड़की के साथ तन्हाई में बैठने का पहला मौका था। हालांकि मेडिकल कॉलेज में कई लड़कियों ने मुझे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, मगर मैं पत्थर था, ना पिघल सका। आज ना जाने इस देहाती भोली भाली शाजो जो प्यार के लफ्ज से भी ना आशना थी को देखकर यूं लगा जैसे यही मेरी मंजिल है। पलकों की चिलमन उठी और वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर साहब मैं जाऊं? मालकिन बहुत सख्त है, अगर इसे मेरे यहाँ होने का इल्म हो गया तो वो मेरी जान निकाल लेंगी। जब वो मुझसे इजाजत मांग रही थी तो इसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो दरवाजा खोल कर निकलने वाली थी कि मेरी आवाज पर रुक गई। शाजिया आप बहुत हसीन हैं। मेरी इस बात पर वो मुस्कुराई थी। इसके मोतियों जैसे सफेद दांत यूं शर्बती लबों से नजर आए थे जैसे एक वकारी कलियां खिल उठी हों। रात इस दिल नशीन शाजो की यादों में गुजरी। रात दिन में तब्दील होने लगी। जब नींद ने मुझे आगोश में लिया, जब जागा तो सूरज चढ़ आया था। देसी घी से बने पराठे, साथ देसी अंडों का आमलेट जिसे भाभी ने अपने हाथों से बनाकर शाजो के हाथों कमरे में भिजवा दिया था। नाश्ता मेज पर रखकर वो जाने लगी तो बेसाख्ता मेरे मुंह से शाजो जान निकल गया। इसके गुलाबी होंठों पर हल्की सी जुम्बश हुई थी। गैर शाउरी तौर पर सर को खम देते हुए एक असुदा एहसास इसके चेहरे पर आ गया और वो बाहर निकल गई। दोपहर को भाई साहब भी वापस पहुंच गए थे। फिर हवेली के बाग में जो महफिल शुरू हुई तो पूरा घर कहकों से गूंजता रहा। शाजो वहाँ मौजूद नहीं थी, शायद वो गुस्ल करने बाथरूम में थी। जब वो नहाकर बाहर निकली तो मेरी निगाहें गैर अरादी इस पर उठ गई। सब्ज रंग के लिबास में वो कोई हूर लग रही थी। ड्रेस की मुनासिबत से इसने अपने खूबसूरत पाँव में खुशानुमा जूता पहन रखा था जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। शाजो को भाभी फातिमा की तरफ से चाय का ऑर्डर मिल चुका था जो इसने चंद मिनटों में ही पूरा कर दिया। ये आगाज़े मोहब्बत का असर था या वाकई चाय में ऐसी मिठास और जायका था कि मैंने 2 कप पी डाले। मुझे कुछ अंदाजा हो चला था कि शाजिया के दिल में प्यार की जो शमा मैंने जलाई है वो रोशन हो चुकी है। इसका बार बार मुझे देखना और इसके मासूम लबों की मुस्कुराहट प्यार का मुंह बोलता सबूत था। इस रात भी मैं ना सो सका। एक अजीब सी बेचैनी ने मेरे वजूद का अहाता किए रखा। दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे अपना जिस्म बर्फीली आहटों में मनहदम होता महसूस हो रहा था। बार बार शाजो का सरापा आंखों में गूंज जाता। बच्चे स्कूल रवाना हो चुके थे। भाई यूसुफ और भाभी फातिमा लाहौर निकल गए। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। फातिमा भाभी ने जाते जाते शाजो को बता दिया था कि ताबिश का ख्याल रखना, देसी मुर्गी की बिरयानी और कश्मीरी चाय इन्हें जरूर देना, वगैरह वगैरह, जिसके जवाब में इसने सर हिला दिया था। इनके जाने के बाद मैंने शाजो से कहा कि वो कुछ ना करे, बस मेरे सामने आकर मेरे पास बैठ जाए। मेरी रिक्वेस्ट पर वो कुछ बुखला सी गई थी, लेकिन मेरे हाथ जोड़ने पर वो मान गई और ड्राइंग रूम में अपनी तमाम तार मासूमियत के साथ मेरे सामने आ खड़ी हुई। बेहद नरमी से मैंने इसके शीशे जैसी कलाइयों को पकड़कर सोफे पर बिठा दिया। वो बहुत डर रही थी। शाजो, मैं हमेशा लड़कियों से कतराता था। तुम में कोई गैर मामूली चीज ऐसी है, कोई बात ऐसी है जो मेरी रूह तक को तुम्हारी तरफ खींच रही है। मेरी आंखों की सच्चाइयाँ पढ़ो शाजिया, मैं तुम्हारे सर का आंचल बनना चाहता हूँ। मेरे मजबूत हाथों का लमस पाकर इसकी दिल फरेब आंखों में प्यार की कैंडलें रोशन हो रही थी। होंठ गुलाब की पंखड़ियां बन रहे थे। इसके अंग अंग से उठने वाली मशहूर कुन खुशबू पागल किए जा रही थी। डॉक्टर ताबश, वो बोली तो हल्का सा अरताश इसकी आवाज में था। मालकिन फातिमा ने आपके आने से पहले ही मुझे आपके मुतल्लिक सब कुछ बता दिया था कि आप बहुत शर्मीले होने के साथ खूबसूरत भी हैं। जब पहली नजर आपको देखा था तो मुझे आप बहुत अच्छे लगे थे, मगर आप कहाँ और मैं कहाँ, वो कुछ बुझ सी गई थी। नहीं शाजिया, मैं तुम्हें इन अफसुर्दा रवायात की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। प्लीज ताबश, वो मेरे पाँव पकड़ने लगी थी जैसे कोई पुजारन अपने देवता के चरणों में बैठकर इसकी पूजा करना चाह रही हो। मैं एक नशेई और गरीब बाप की औलाद हूँ और आप एक आला खानदान के चश्मो चिराग हैं। इसकी आवाज में दुख भरी बेयकीनी थी। वो खामोशी से गीली लकड़ी की मद सुलगते दिल की धरती पर आंसू गिराती रही। इसके होंठ कांप रहे थे। इसकी बेचैनी और घबराहट को मैं महसूस कर रहा था। वह मुश्किल रुके हुए आंसू अचानक इसकी पलकों की ओर से बाहर छलक आए और फिर इन पर बंद बांधना मेरे लिए काफी मुश्किल साबित हुआ। अचानक बाहर
बाहर गेट पर दस्तक हुई। शाजो ने गेट खोला तो दोनों बच्चे स्कूल से वापस आ चुके थे। वो सीधे मेरे पास ही आ गए। फिर थोड़ी देर बाद मेरे भाई का बड़ा बेटा भी अपनी बाइक समेत घर में दाखिल हुआ। हम सब ने बिरयानी और कश्मीरी चाय से दिल बहलाया, मगर शाजो ने एक लुकमा भी नहीं लिया था। अचानक ही मौसम तब्दील हुआ था। हवा कुछ तेज चलने लगी थी और आसमान पर बादल मंडलाने लगे, मगर अभी तक बारिश की कोई बूंद जमीन पर नहीं टपकी थी। शाजो जल्दी जल्दी घर का सामान अंदर की तरफ समेट रही थी। बच्चे बाहर मौसम का लुत्फ लेने जा चुके थे। वो किचन में थी कि मैंने अचानक इसे डरा दिया। वो घबराई, मगर जल्दी इसे इत्मीनान हो चुका था कि ताबिश कोई ऐसी नाजेबा हरकत नहीं करेगा जो गुनाह की दलदल में धकेल दे। इसकी गजाली आंखों में बारीक सी नमी फैल रही थी। ये वो उम्र होती है जब जज्बात पर कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए मोहब्बत एक पकीज़ा जज्बा है जिसे अपनी तकीन या हवस के लिए इस्तेमाल करना गुनाह कबीरा समझता था। शाजिया, मैं तुम्हें अनकरीब खुशखबरी सुनाऊंगा, बस अपने मन में मेरे लिए जगह बना लो। इसने पलके झपकाकर आमादगी का इजहार किया तो मैंने इसे अपने साथ लगा लिया। चंद लम्हों तक ये कैफियत बरकरार रही थी कि अचानक ही आसमान से बिजली की कड़क बुलंद हुई और बूंदाबांदी होने लगी। जब मैं ड्राइंग रूम की तरफ जा रहा था तो इसके चेहरे पर मौजूद सुर्खी ने इसके अंदर का प्यार जाहिर कर दिया था। शाम के करीब भाई और भाभी भी घर पहुंच चुके थे। इस साल चावल की फसल पर बहार खूब जमकर आई थी। रेहान के बड़े बड़े और सरसब्ज वो शदाब खेत लहलहाते हुए बहुत हसीन लग रहे थे। भाई मुझे सुबह ही सुबह फसलें दिखाने के लिए ले गए थे, मगर मेरा ज़हन तो शाजों में उलझा रहा। फिर उन्होंने मुझे भैंसों का बाड़ा और पूरी हवेली का बैरूनी हिस्सा दिखाया। अंदरूनी हिस्सा तो मैं तकरीबन देख चुका था, मगर फिर भी भाई के इसरार पर हर कमरा देखा गया। बड़े बड़े तख्त पोशों पर गाँव तकिए लगे हुए थे, फर्श पर ईरानी कारपेट और फिर कमरे में कीमती फानूस अवेजा थे। बाग में माली पौधों की तराश खराश में मसरूफ था। इससे भी मेरा तारुफ हुआ। ये मेरा छोटा भाई फलक शेर ताबिश है। रहीम यार खान से मिलने आया है और अन करीब डॉक्टर बनने वाला है। सलाम साहब, माली ने सलाम करते हुए कहा। भाभी और शाजो खाना बनाने में मसरूफ थी। मैं बड़ी मोहब्बत से शाजो को देख रहा था। इस सादा सी पुरकशिश दिल रखने वाली लड़की ने मुझे पागल कर दिया था। ये चाहता कि इसे अपनी बाहों के हसार में छुपाकर कहीं दूर ले जाऊं, जहां प्यार के सिवा कुछ ना हो। दिन घंटों में और घंटे मिनटों में तब्दील होते रहे। पूरे 10 दिन गुजर चुके थे मुझे आए हुए और 5 दिन बाद मुझे वापस जाना था। भाभी फातिमा जहां एक सुगड़ समझदार खतून थी, वहीं ज़हीन और नजरें चार रखने वाली भी थी। कहते हैं इश्क और मुश्क कभी नहीं छुपता। भाभी काफी कुछ समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने शाजो से हमारी मोहब्बत के मुतल्लिक बहुत कुछ पूछा था और वो हाँ करती रही। शाजो, कान खोल के सुनो। भाभी ने कहा, क्या मेरा देवर तुझे शादी का कह चुका है? हालांकि बचपन में ही इसके मामू की बेटी कमल से ताबश की मंगनी हो चुकी है। शाजो की जुबान सूख गई, सख्ती से जुड़े हुए होंठों को जुम्बश हुई, हाथ कांप गए और इसकी रंगत एकदम फीकी पड़ गई। इसकी आंखों में बेकरारी से आंसू करवटें लेने लगे। आंखों के किनारे भीगे लबों के गोशे कई मर्तबा थरथराए। फिर इसने भाभी को सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया था। भाभी फातिमा ने अभी तक मुझे इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला था। बादल आज भी जोर से बरस रहे थे। भाई और भाभी फसलों की तरफ निकले थे और बच्चे स्कूलों की तरफ। शाजिया खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई थी। वो अंदर से टूटी फूटी और बिखरी बिखरी लग रही थी। इसकी आंखों से उदासी नुमाया थी। वो कब से गुमसुम बैठी थी और बार बार आंसू गला रींद रहे थे। अजीब असरार थे इसके चेहरे पर। ताबिश, तुम बेइंतहा हसीन इंसान हो। तुम्हारा म्यार बहुत बुलंद है, होना भी चाहिए। कमल के होते हुए मुझे आम सी लड़की को तुम क्यों कर पसंद करते? मैं ही पागल लड़की ऐसी ओट पटांग सोचने लगी थी। मैं पागल, मुझ जैसी लड़कियां अनदेखे खूबसूरत राह गुजारों पर चल निकलती हैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए जार खार जाड़ियों से खुद को लहूलुहान कर लेती हैं। आखिर ऐसा क्यों कर बैठते हैं हम? इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर रुखसारों पर फैल गए। इस वक्त वो बहुत तकलीफ की कैफियत से गुजर रही थी। शाजो ने भाभी फातिमा की बातें मेरी गोशे गुजर कर दी थी। शाजिया, मैं तुम्हारे लिए वाकई संजीदा हूँ। कमल से मेरा ऐसा कोई नाता नहीं। वो मेरी कजन जरूर है, मगर मैंने इसे कभी इस नजर से नहीं देखा। बचपन के जहलाना फैसलों को मैं तस्लीम ही नहीं करता। मैं भाभी फातिमा के अलावा भाई और अपने माँ बाप को भी राजी कर लूंगा। तुम्हारे साथ पाकर, तुम्हारा कुर्ब हासिल करके जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है, ये मैं ही महसूस कर सकता हूँ। मैंने दिल की गहराइयों और सच्चाइयों से इसे सब कुछ कहा था। रात को मैंने भाभी फातिमा से तफसीलन बात की थी, क्योंकि वो मुझे बहुत चाहती थी, इसलिए जल्द ही मान गई। देख लो
ताबिश बेटा, जिंदगी एक बार मिलती है, ऐसा ना हो कि बाद में परेशानियों के मौसम तुम्हारे अंदर घर कर जाएं। वो मुझे देर तक समझाती रही, लेकिन मुझे तो शाजिया के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी जी, मैं शाजो को इतनी मोहब्बत दूंगा कि वो पिछली सारी महरूमियाँ और सारे दुख भूल जाएगी। कमल और मामू क्या सोचेंगे? भाभी ने पुरसोच अंदाज में पूछा। ये आप मेरे ऊपर छोड़ दें, क्योंकि जिंदगी मैंने गुजारनी है। प्लीज भाभी, आप शाजिया को अपनी बेटी ही समझे। मेरी इस अमानत को आप अपने पास संभाल कर रखे। जो ये हालात साजगार हुए, मैं इसे दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। जहाँ भाभी रजामंद हुई, वहाँ भाई यूसुफ को इस खबर से बहुत खुशी हुई, बल्कि इस खुशी पर तो वो फौरन एक मान लड्डू मंगवा कर बच्चों में तकसीम कर रहे थे। वो तो रस्में मंगनी भी अदा करना चाहते थे, मगर मैंने रोक दिया। ये खबर जब शाजो ने सुनी तो इस पर जुनून की कैफियत तारी थी। भाभी ने शाजो से कहा, बेटी मुझे माफ कर देना, तुम्हारा प्यार सच्चा है। मैं न जाने गुस्से में क्या क्या कह गई थी तुझे, लेकिन ताबश ने साबित कर दिया है कि मुसलमान सब बराबर हैं, किसी को खानदानी लिहाज से बर्तरी नहीं होती। खुशी के हमारे शाजो के तो पैर जमीन पर नहीं टिकते थे। वो जब रात को मुझे खाना देने आई तो इसके गुलनार चेहरे पर तन्नक के सारे रंग मौजूद थे। चेहरे पर झूलती बालों की लट को मैंने छुआ और हल्की सी फूंक मार दी। बाल इसके चेहरे पर सरसराए। ओहो, ये क्या हरकत है, वो बोली, और फिर प्यार भरा बोसा मैंने इसकी चमकती पहचानी पर दे डाला और साथ ही लबों पर ये बोल आगे, बख्श देना प्यार की गुस्ताखियाँ, दिल है कि काबू में नहीं, हम क्या करें। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली गई। आज वहाँ मेरी आखिरी रात थी। सुबह मुझे रहीम यार खान के लिए रवाना होना था और इस रात को मैं शाजो की गुर्बत में गुजारना चाहता था, मगर वो मान नहीं रही थी। मत मारी गई है तुम्हारी ताबश, किसी ने देख लिया तो कुछ नहीं होगा जान, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। मैंने इसे हौसला दिया तो इसने हथियार फेंक दिए। सर्द हवा सर शाम चलना शुरू हो गई थी। सर्दी की इस ढलती हुई खूबसूरत सरमई शाम जब अंधेरी रात में तब्दील हो चुकी तो शाजिया खामोशी के साथ चलती हुई अंदर आ गई। इसके शरबती लबों पर मुस्कान थी। वो इस तरह प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ही वो मेरे पास बेड पर आकर बैठ गई। मैंने कमरा बंद कर दिया था और इसका हाथ मेरे हाथ में आते ही मैंने इसकी चबनवी आंखों में झांका, जहाँ प्यार के अलावा कुछ न था। वो नाजुक तितली अपना सब कुछ मुझ पर कुर्बान करने को तैयार थी। औरत जब किसी से प्यार करती है तो सिर्फ एक बार, और वो भी टूटकर। एक अनपढ़ देहाती लड़की के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुझे यकीन हो चला था कि शाजो आम लड़कियों से हटकर है। ताबश मैं तेरी हूँ और हमेशा तुम्हारी ही रहूंगी। जिंदगी वफा करे न करे, मैं तुम्हारे प्यार का ताजमहल बना चुकी हूँ, जिसमें हर वक्त मैं महफूज हूँ। तुम अपनी चाहत को सूली पर लटकने के लिए तन्हा छोड़े जा रहे हो। वो खासी परेशान थी। जाने ताबश, मैं बहुत जल्द तुम्हें अपना लूंगा। 6 महीने में तुम्हारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मैं तुम्हें अलग बंगला बनवा कर दूंगा। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास। मैं झोंपड़ी में भी गुजारा कर सकती हूँ, बस तुम अभी न जाओ। इसका लहजा अटल फैसला लिए हुए था। मैं इसकी उदासी से बहुत परेशान था। बार बार इसे तसल्लियाँ देता रहा। मैं जब वापस तुम्हें लेने आऊंगा तो हम जाकर एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जहाँ हमारे बच्चे होंगे, घर होगा। और बस करो ताबश, बस करो। इसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, जो इसके चांद जैसे चेहरे को गीला करने लगे थे। वो क़यामत खेज रात बातें करते करते गुजर गई। इसका दिल बहता जा रहा था। जब फजर का वक्त हुआ तो वो मुझसे हमेशा हमेशा साथ निभाने का अहद ले चुकी थी और मुझे पक्का कॉल दे चुकी थी कि वो जिंदगी में क्या मरने के बाद भी मेरी ही रहेगी। चाहते हुए मैंने इसकी उंगली में सोने की अंगूठी डाल दी, जो मैंने इतने दिन से महफूज रखी हुई थी। वो अंगूठी को आंखों से लगाते हुए तेजी से बाहर चली गई। मेरा वापसी का सारा सामान पैक हो चुका था। ड्राइवर के साथ भाई यूसुफ भी मुझे स्टेशन पर छोड़ने आए थे और यूँ 10-12 घंटों की सफर तय करके मैं अपने माँ बाप के पास बैठा था। वक्त का पंछी पर लगाकर उठता रहा। रिजल्ट आउट होते ही मुझे नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान तैनात कर दिया गया और मैं मरीजों में ऐसा गुम हुआ कि शाजो की यादें दिल से कम होती गई। पूरे 3 साल गुजर चुके थे। वक्त इतनी तेजी से गुजरेगा मैंने सोचा भी ना था। इधर मेरी शादी के लिए जोर दिया जा रहा था। मैं जब भी घर जाता अम्मी और अब्बू की एक ही राट होती कि ताबिश बेटा, कमल ने अब MBA कर लिया है और मामू चाहते हैं कि अब कमल की जल्दी शादी कर दी जाए। कई दिनों से मुझे शाजो की बोली बिसरी
यादें सताने लगी थी। वसवसों और अंदेशों ने मुझे घेर लिया था। वो बेचारी ना जाने किस हाल में होगी। मेरी राह तकते तकते कहीं वो मर ही, इससे आगे मैं कुछ न सोच सका। फिर अचानक मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैल गई। मैं एक हतमी फैसला कर चुका था, शाज़ो को अपनाने का फैसला। मेरे इस फैसले से सारे घर में कहर मचा हुआ था। मामू जान बहुत गुस्से में थे। कमल ने भी रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। कहते हैं लगन सच्ची हो तो इंसान जरूर मंजिल पा जाता है। आज रात मैंने अजीब ख्वाब देखा था। कोई कह रहा था खजा के देश से आने वाली हवाओं का ना पता पूछते हैं और ना ही इन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। मायूसी भरी चादर को खुद से उतार दो, बहारें आपकी मुंतजिर हैं, वरना पछतावे की आग में हमेशा जलते रहोगे। आज सुबह सवेरे मेरी गाड़ी का रुख मुल्तान से सीधा शेखुपुरे की तरफ था। दिल में अजीब सी बेकली थी। मेरी छठी हिस्स पुकार पुकार कर किसी आने वाले तूफान की तरफ इशारा कर रही थी। फैसलाबाद पहुंचने पर अचानक ही डॉक्टर रेहान का ख्याल दिल में आ गया। रेहान और मैंने इकट्ठे ही MBBS किया था और आजकल वो अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में अपने फराइज अंजाम दे रहा था। मैंने सोचा रेहान को मिलता चलूं। आगे 2 घंटे का फासला है। शाम से पहले शेखुपुरा पहुंच जाऊंगा। जब मैं रेहान से मिला वो बहुत खुश हुआ था। आज इसकी अस्पताल में नाइट ड्यूटी थी और वो चाहता था कि मैं ये रात इसके साथ गुजारूं। जाओ डॉक्टर तापस, इतने अरसे बाद मिले हो, चंद घंटे हमें भी दे दो, सुबह चले जाना प्लीज यार। इसने इस अंदाज में रुकने को कहा था। मैंने रुकने का फैसला कर लिया। खाने के बाद चाय का भी दिल चाहा। फिर इसने अपनी शादी की तफसील सुनाई। वो 2 बच्चों का बाप बन चुका था। मेरी शादी के मुतल्लक सवाल पर वो हैरान हुआ था। यार तू अभी तक अकेला है। मैंने ये कहकर टाल दिया कि अभी तुम्हारी होने वाली भाभी की उम्र कम है। अभी हमारी बातें जारी ही थी कि फैमिली वार्ड की नर्स के फोन ने डॉक्टर रेहान को उठने पर मजबूर कर दिया। वहाँ शायद किसी मरीजा की हालत दुरुस्त नहीं थी। नर्स नाइट ड्यूटी डॉक्टर को वार्ड में बुला रही थी। चल यार रेहान, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। और यूँ हम दोनों फीमेल वार्ड में इस मरीजा के बेड पर पहुँचे जिसकी फाइल पर बेड नंबर 5 लिखा हुआ था। जब मेरी नजर नाम पर पड़ी तो मेरे हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट्स मेरे हाथों की कपकपाहट से नीचे गिर गई, जिन्हें मैंने जल्दी से उठाया। शाजिया नाम लिखा था फाइल पर, उम्र 20 साल और जो एड्रेस था इसे देखकर मेरे पैरों से जमीन निकलती हुई महसूस होने लगी। वो उंधे मुंह लेटी थी और इसका सांस बहुत तेज चल रहा था। वो कोई और नहीं थी, मेरी अपनी शाज़ो थी जिसे मैंने 3 साल पहले अपने दिल की धड़कनों में समा लिया था। आज जिसे मैं अपनी दुल्हन बनाने जा रहा था, वो बिस्तरे मर्ग पर लेटी हुई जिंदगी की सांसें पूरी कर रही थी। मेरे माथे पर शकने और चेहरे पर फिक्रमंदी के असरात देखकर रेहान बखूबी अंदाजा लगा चुका था कि मरीजा से मेरा वास्ता जरूर है। मेरे पांव जमीन की अथाह गहराइयों में दसते जा रहे थे। इससे पहले कि मैं गिर जाता, डॉक्टर रेहान ने मुझे थाम लिया। मेरे जिस्म पर कपकपी तारी थी। यूँ लग रहा था जैसे कायनात इसके गिर्द अपना हसार तंग कर रही है। रेहान ने फौरन गाड़ी मंगवाई और मुझे अपने दफ्तर ले आए और नर्स को फोन पर सख्त ऑर्डर देते हुए कहा कि बेड नंबर 5 वाली मरीजा को स्पेशलिस्ट वार्ड में शिफ्ट करो। क्योंकि जब हम ITC में पहुंचे थे तो और भी डॉक्टर्स मरीजा की जान बचाने में मशगूल नजर आए। वो बेहोश थी, शायद कोमा में थी। फिर डॉक्टर्स के मुतफक्का फैसले से इसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। मसनूई सांस का ये आला मरीज की जिंदगी बचाने का आखिरी हरबा होता है। क्योंकि शाजिया को फेफड़ों में TB आखिरी स्टेज पर थी और इसे सांस लेने में बहुत दुश्वारी हो रही थी, इसलिए जरूरी था कि इसका सांस बहाल किया जाए। तो रात मैंने सजदों में गुजारी। मैं रब के हजूर शाज़ो की जिंदगी की दुआएं गिड़गिड़ा कर मांगता रहा। सुबह भाई यूसुफ और भाभी फातिमा बच्चों समेत पहुंच चुके थे। वो मुझे देखकर हैरान हुए थे, फिर मेरे गले लगकर देर तक रोते रहे। भाभी फातिमा ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूँ थी। अबश बेटा, जब से तुम शाज़ो के दिल में प्यार के दीप जलाकर गए थे, उस दिन से वो काफी उदास रहने लगी थी। 2 साल बाद इसका बाप भी मर चुका था। इस दिन जब वो बहुत रोई थी, उसने मुझे कई मर्तबा आपसे राब्ता करने को कहा था। हमने आपकी तरफ 2-3 दफा टेलीग्राम भी भिजवाए मगर कोई जवाब न आया। ये जिस जमाने की बात है तब टेलीफोन का दौर तो था नहीं। फिर एक दिन इसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। जब एक्सरे करवाए तो पता चला कि फेफड़ों में पानी है जो TB की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। हमने इसे फिर अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया मगर रिजल्ट 0 ही रहा। आज से 5
दिन पहले यहाँ अलर्ट हॉस्पिटल में इसे दाखिल करवाया है। बाकी हालात आपके सामने हैं। भाभी चुप हुई तो इनकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। इसने वाकई शाजो को अपनी बेटियों की तरह रखा था। दिल बागी होने लगा था और मैं अपने आप को शाजो का मुजरिम समझने लगा था। मेरे अंदर से आवाज आई, ताबिश सजा तो तुझे मिलनी चाहिए थी। इस बेचारी का क्या कसूर? तूने ही इसे सब्ज बाग दिखाए थे, सुहाने ख्वाब दिखाए थे, प्यार की खूबसूरत बारीकियों से रोशनास कराया था, लेकिन मैंने तो दिल की गहराइयों से तुझे चाहा था। वो शराब नहीं था, हकीकत थी। मेरी चाहत कम नहीं हुई थी। तुम्हें खोकर क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? हरगिज़ नहीं शाजिया, हरगिज़ नहीं। मुझे अकेला छोड़कर तुम नहीं जा सकती। अगर तू ना रही तो मैं भी नहीं रहूंगा। मेरी हालत देखकर भाई यूसुफ ने मुझे संभाल दिया। वो भी रात भर शाजिया के लिए दुआएं मांगते रहे थे। 24 घंटे पलक झपकते गुजर गए। फैसले की घड़ी आन पहुंची थी। जब वेंटिलेटर उतारा जा रहा था तो मैं, भाभी फातिमा और भाई यूसुफ वहाँ मौजूद थे। मुझे मेरा सांस सीने में घुटता महसूस हो रहा था। इस सोगवार माहौल में सभी सहमे हुए थे। नर्स ने वेंटिलेटर हटा दिया मगर शाजो के जिस्म में कोई जुम्बश नहीं हुई और ना ही इसकी आंखों में जिंदगी का कोई रंग था। पीछे हट जाओ सब, किसी ने दीदा कुव्वत ने मुझसे ये अल्फाज उगलवाए थे और मैं दीवानों की तरह शाजो को झंझोड़ने लगा। उठो शाजो, मैं आ गया हूँ। तुम्हें जिंदा रहना है मेरे लिए, वरना कब्रें दो बनेंगी। मैंने इसके दिल पर हाथ रखा हुआ था कि मुझे थोड़ी सी धड़कन महसूस हुई थी। मैंने इसे अपना वहम समझते हुए इजहार नहीं किया था। आंखें खोलो शाजो, शायद वही लम्हा कबूलियत का था। शाजो ने एक लंबी सांस ली और आधा खुली आंखों से मुझे देखा। इसके मुंह से जो पहला लफ्ज निकला वो ताबिश था। सब अमला हैरान खड़ा था। सबके लबों पर दुआए कलामात थे। कुदरत ने वो लम्हात गोया अमर कर दिए थे। वो टिक टिकी बांधे मुझे देख रही थी। इसका हाथ मेरे हाथ में था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे जिंदगी से नवाज दिया था। जब मैंने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे बिठाना चाहा, वो मेरी बाहों में सिमट गई। वो सरगोशियों में कह रही थी, ताबिश मैं जब तक जिंदा हूँ और गुजरते लम्हों को तुम्हारे कुर्ब में खूबसूरत और अमर बना दूंगी। 2 दिन बाद इसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया गया। भाई और भाभी का इसरार था कि शेखुपुरा चले, मगर मैं शाजो को वहाँ नहीं ले जाना चाहता था जहाँ इसने इंतजार की तवील और तकलीफ दे घड़ियाँ गुजार कर अपने अंदर ये दुख पाल लिया। मेरी कार मुल्तान की तरफ रवा थी। सूरज अपनी आखिरी किरणें बिखेरता हुआ उतरने लगा था। दिन भर के थके हारे पंछी कतारों की सूरत हवा की लहरों पर कांपती किरणों के बीचों बीच प्रवास करते हुए अपने अपने आशियानों की तरफ गामजन थे। शाजिया सर्दी महसूस करने लगी थी तो मैंने गाड़ी का हीटर ऑन कर दिया। जब रात ने उजाले अपने दामन में निकलने शुरू कर दिए तो हम मुल्तान शहर की हदूद में दाखिल हो रहे थे। शाजिया बज़िद थी कि आज रात ही निकाह किया जाए, मगर मैंने इसे नश्तर हॉस्पिटल की VIP रूम में दाखिल करवा दिया ताकि कुछ अरसा मुकम्मल इलाज हो सके। मुझे सरकारी रिहायशगाह जल्द ही मिल गई। शाजिया जो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी अब तेजी से सेहतमंदी की तरफ रवा थी। फिर एक खूबसूरत शाम शाजिया मिसेस ताबिश बनकर हमेशा के लिए मेरे नाम हो गई। ये तकरीब बड़ी सादगी से अंजाम पाई जिसमें मेरे वालिदैन और बहन के अलावा हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर्स भी शामिल थे। निकाह के बाद हजला अरूसी में बैठी शाजिया आज से 3 साल पहले वाली शाजिया लग रही थी। इसके मुखड़े पर कोसे खसा के रंग उतर रहे थे। वो बार बार बड़ी बेकरारी से दरवाजे की तरफ देख रही थी और इसकी आंखों में कोई गिला शिकवा नहीं था। मेरी मरीज़े इश्क जिंदगी पा गई थी, है ना अंधी मोहब्बत जिसने आज हम दोनों को मुकम्मल कर दिया। इसके साथ ही अपनी होस्ट दुआ वाइस को दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।